केरल से संघ प्रमुख मोहन भागवत, मैं आपको बता दें केरल में मोहन भागवत से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। केरल के पलक्कड़ में देर रात हुई मुलाकात। बैठक में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले भी मौजूद रहे। केरल के पलक्कड़ में आज से आरएसएस की बैठक हो रही है, समन्वय बैठक, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है एक साथ। और जेपी नड्डा की ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। मोहन भागवत और जेपी नड्डा की मुलाकात, अब जो बताया जा रहा है कि बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जो देश के, जिस पर चर्चा होगी। केरल के पलक्कड़ से आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। आमोद, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो समन्वय बैठक के दौरान चर्चा का विषय रहेंगे? देखिए निधि, समन्वय बैठक में वैसे तो तमाम बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो डिस्कस हो गए, लेकिन बीजेपी के साथ जो बैठक में मुद्दे चर्चा होने की संभावना है उसमें यह है कि जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा लोकसभा में, और लोकसभा में जिस तरह से उसके साथ एससी एसटी का वोट कमा, खास करके ओबीसी का भी वोट कहीं कहीं कमा, उसको कैसे पूरा किया जाए, साथ ही उसको कैसे बीजेपी के वापस फोल्ड में लाया जाए, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बीजेपी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, उसको लेकर जो अभी चुनावी प्रक्रिया, संगठनात्मक चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, वो कब तक पूरी होगी और उसमें आगे किसके हाथ में बीजेपी की बागडोर जा सकती है, इस विषय में भी संकेत दिए जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बीजेपी में ऐसे बहुत सारे संगठन मंत्री होते हैं राज्यों में भी और केंद्र में भी, जो संघ की तरफ से दिए जाते हैं। संघ ने पिछले कुछ वर्षों से संगठन मंत्री नहीं दिया है। बीजेपी लगातार मांग कर रही है संगठन मंत्रियों की, तो इस बैठक में ऐसा लगता है कि उसका भी रास्ता निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच कल पहली मुलाकात हुई। चुनाव में जो रिजल्ट आया उसके बाद, उसके पहले जिस तरह से थोड़ी तनातनी की स्थिति संघ और बीजेपी के बीच नड्डा के बयान के बाद हुआ था, उसके बाद कल पहली बार मुलाकात रात में हुई है। और मेरी जानकारी के मुताबिक वहां सर संचालक के अलावा सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू है दोनों संगठनों के प्रमुखों के बीच, जो एक कड़वाहट की स्थिति पैदा बताई जाती थी कि हो चुकी है, तो उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल आमोद, जैसा कि आपने बताया कि जेपी नड्डा के एक बयान के बाद रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी, लेकिन इस मुलाकात से अब वो खटास जो है वो खत्म हो गई है। और ये जो बैठक हो रही है पलक्कड़ में, आने वाले कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। बैठक में हालांकि चर्चा के कई मुद्दे हैं। क्या चुनाव को देखते हुए भी जेपी नड्डा की कोई अहम बातचीत हो सकती है आरएसएस के साथ? निश्चित तौर पे देखिए, मैं बताऊं कि जिस तरह से बीजेपी और संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच आपसी तालमेल और समन्वय की कमी पिछले कुछ महीनों और सालों में देखी गई है, उसको कैसे पाटा जाए। क्योंकि बीजेपी का ऐसा मानना है कि संघ के जो 32 अनुषंगिक संगठन आज बैठक में शामिल हो रहे हैं, उनके तरफ से बहुत कोऑपरेशन लोकसभा चुनाव में नहीं मिला था। लिहाजा आगामी जो 4 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उसके बाद से महाराष्ट्र और झारखंड भी शामिल है, उसमें कैसे संघ के तमाम अनुषंगिक बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, इसके लिए भी आज पहल हो सकती है, चर्चा हो सकती है। और वो कोशिश ये होगी कि जिस तरह से बीजेपी के अपना वोट बैंक, जो एससी वोट बैंक पिछले कुछ सालों में जुड़ा हुआ था, पिछले 10 सालों से एससी वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, संघ को इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है कि बीजेपी से विगत चुनाव में वो छटके हैं और दूसरी जगह वो गए हैं, तो उनको कैसे बीजेपी के साथ लाया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है इस पूरी बैठक में। और कैसे संघ के तमाम जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे हैं वो बीजेपी के साथ काम करें, इस पर भी चर्चा होगी। ठीक है आमोद, आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी हम जरूर लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का जवाब। महिलाओं को सशक्त बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। सरकार महिला सुरक्षा के प्रति समर्पित है। भविष्य में भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। और अब आपको ममता बनर्जी की चिट्ठी पर बताते हैं केंद्र का जवाब क्या आया है। रेप जैसे मामलों में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही है। बीएनएस में रेप के लिए कम से कम 10 साल की जेल का प्रावधान है।
जो भारतीय न्याय संहिता है। भारतीय न्याय संहिता के तहत उम्र कैद, फांसी की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। बंगाल में सिर्फ 11 पॉक्सो कोर्ट ही हैं जो चल रहे हैं। ये पूरा अपडेट दिया गया केंद्र की तरफ से। फास्ट ट्रैक अदालतें बलात्कार, पॉक्सो मामलों के लिए काम करती हैं। रेप जैसे मामलों में दोषी की फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही है। पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित हैं। तो ये पूरा ब्यौरा रहा, केंद्र का जवाब रहा जो सामने आया है। और वहीं कोलकाता केस पर डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने सफाई भी दी है। सेमिनार हॉल के एक वीडियो पर सवाल उठाया गया था, जिस पर कोलकाता पुलिस ने पूरी जानकारी दी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर बंगाल में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक दलों के लिए प्रदर्शनों का अखाड़ा बन गया है। कोलकाता कांड पर डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने कई बड़ी और अहम जानकारियां दी हैं। मुखर्जी ने कई तस्वीर भी जारी किए हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसे लेकर मीडिया में सवाल उठाया गया है, जिस पर कोलकाता पुलिस ने सफाई भी दी है। हम इस तस्वीर में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम है। घेरे के ठीक पीछे शव है। हमारे पास एक जासूसी विभाग के वीडियोग्राफर, पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त सीपी 1, महिला पुलिस और फोरेंसिक अधिकारी हैं। इस दूसरी तस्वीर में फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ, जासूसी विभाग के एसीपी, वीडियोग्राफर, अतिरिक्त सीपी 1 और फोरेंसिक अधिकारी है। ये तस्वीर उस समय का है जब जांच प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। किसी भी समय कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था जो अधिकृत नहीं था। किसी ने भी प्रवेश नहीं किया जो जांच प्रक्रिया से जुड़ा नहीं था। ये वो तस्वीर है जिसे लेकर मीडिया में सवाल उठाया गया था, जिसका जवाब डीसीपी दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। असम विधानसभा में नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। पहले नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे का ब्रेक मिलता था, जो अब नहीं मिलेगा। अब असम में जुम्मे का नमाज ब्रेक खत्म हो गया है। असम विधानसभा में जुम्मे की नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को अब खत्म कर दिया गया है। पहले नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम विधायकों को 2 घंटे के लिए छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस आदेश के बाद सियासी भूचाल भी मच चुका है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। असम सरकार ने अब तक क्या क्या फैसला लिया है, इसे जानते हैं। 2 दिन पहले ही असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक पर विधेयक पारित किया गया था, जिसके अनुसार मुस्लिम शादियों और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और अब काजी निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हिमंता ने ये भी संकेत दिया है कि वो जल्द बहु विवाह पर रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही असम में बदलती डेमोग्राफी पर उन्होंने मियां भूमि का नाम लेकर श्वेत पत्र लाने का भी ऐलान किया था। साथ ही हिमंता कई बार राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इससे पहले लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम के बीच लैंड ट्रांसफर को लेकर भी असम सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने के फैसले पर सियासत गर्म है। इस फैसले पर एआईयूडीएफ और समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। हमारे आसाम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है। मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का, उस पर उनकी नजर है। मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। अब मुसलमान नमाज कब पढ़ने जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी वो तय करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। हम नमाज भी पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, हम लड़ेंगे। हेमंत बिस्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विष उगलते हैं, कुछ काम करते हैं तो जहर फैलाते हैं, समाज में जहर फैलाते हैं। उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। जब 1937 से ये काम हो रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी? 1 घंटा एक्स्ट्रा काम ले लो तुम उन लोगों से, अगर ऐसी कोई परेशानी है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है तो इन्हें तो कुछ ना कुछ करना है। कुछ मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है। और आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ से। आ रही है एक बड़ी खबर। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है और ये देखिए, ये अचानक से बैलेंस पूरा चला जाता है हेलीकॉप्टर का और देखते ही देखते तेजी में नीचे आ जाता है ये हेलीकॉप्टर। आप देख रहे हैं एक हेलीकॉप्टर पहले ही जा रहा है तो दूसरा हेलीकॉप्टर जो आपको गोल घेरे में दिखा रहे हैं ये गिर जाता है केदारनाथ की पहाड़ियों पर। बड़ा हादसा हुआ है
क्रिस्टल हेलीकॉप्टर नीचे गिरा है। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को MI-17 लेकर जा रहा था और फिर ये गिर गया। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। केदारनाथ के हादसे से जुड़ी हुई, केदारनाथ में हादसे का शिकार हुआ है एक हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर पहले ही खराब हो गया था, क्रिस्टल हेलीकॉप्टर था, लेकिन दूसरा हेलीकॉप्टर इसको लेकर जा रहा था और फिर टोचन चेन टूटने से क्रिस्टल हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। एक चेन के सहारे ये बंधा था, इसे लेकर जाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे गिर जाता है, ये चेन टूट जाती है। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को MI-17 लेकर जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही जब तक वो अपने गंतव्य तक पहुंचता, उससे पहले ही आसमान में ये बड़ा हादसा हुआ और ये नीचे गिर गया। MI-17 से एक चेन से बंधा था, लेकिन ये चेन टूटी और उसके बाद ये नीचे गिर गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, दो हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं, एक क्रिस्टल हेलीकॉप्टर है और ये सुबह हादसा हुआ है। आज दरअसल सुबह खराब हेलीकॉप्टर को रिपेयर के लिए ले जाया जा रहा था और रिपेयर के लिए ले जाया जा रहा था तब ये हादसा हुआ और कुछ ही दूर पर जाने पर, कुछ ही दूर पर उड़ान भरने के बाद अचानक खराब हेलीकॉप्टर की जो टोचन चेन होती है वो टूट गई। खराब हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, चकनाचूर हो गया। ये देखिए पहाड़ियों पर गिरा है ये हेलीकॉप्टर जो पहले से ही खराब था, जिसे लेकर जाया जा रहा था रिपेयर करने के लिए, लेकिन बीच आसमान में ये देखने को मिला है। और क्या हुआ डिटेल में ज्यादा जानकारी के साथ हरिंदर नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हरिंदर, इस हादसे के बारे में बताइए। पहले से ही खराब हेलीकॉप्टर था जिसे लेकर जा रहा था MI-17। मैं आपको बता दूं निधि की जो ये हेलीकॉप्टर था, ये कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इसका बैलेंस बिगड़ा था। ये जब हेलीपैड पे जब लैंड हो रहा था तो उसमें कम से कम 5 या 6 सवारी थी उसमें बैठी हुई थी, लेकिन वो बाल बच गए थे। उसी हेलीकॉप्टर को लेके ये ठीक करने के लिए इसको लेके जा रहे थे और ये इसको जैसे हम बोलते हैं कि टूचन किया, जैसे गाड़ी को खींच के लेके जाते हैं, उसी प्रकार से हेलीकॉप्टर द्वारा दूसरे हेलीकॉप्टर को ले जाया जा रहा था। लेकिन उसका जो बैलेंस बिगड़ा, जो उसकी रस्सी है या जो उससे जो तार से जो बांधा गया होगा वो टूटने के कारण वो सीधे जो मंदाकिनी नदी है केदारनाथ की घाटी में वहाँ गिरा है। कहीं और जगह नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा जो एक बार से फिर से शुरू हो गई है। लेकिन इस तरह की जो खबरें लगातार आती रहती हैं, केदार घाटी में लगातार कुछ समय से पहले आपदा होती है, फिर कभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं, फिर इस तरह से। ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कहाँ हुआ है, कहाँ पर जाकर गिरा? ये SDRF की टीम वहाँ पे पहुंच गई है। ये केदारनाथ से कुछ ही दूरी पे, क्योंकि इसकी जो हाइट थी, क्योंकि इसके काफी ऊंचाई पे इसको उड़ रहा था, तो ये जंगल चट्टी के बीच में और लिंचौली के बीच में जो मंदाकिनी नदी है उसके बीच में जा गिरा है। और SDRF की टीम वहाँ पे मौके पे पहुंच गई है और उसका जो भी सामान है उसको अपने कब्जे में, और वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है कि कोई दुर्घटना और चीज तो नहीं हुई है। लेकिन वहाँ पे SDRF की टीम पहुंच चुकी है और ये सुबह की घटना है, तो देखा जा सकता है कि एक सुबह इस तरह की खबर मिलती है तो निश्चित तौर पे केदार घाटी में एक चिंता का सबक जरूर बनता है, क्योंकि केदार घाटी में जिस तरह से आपने कुछ दिन पहले देखा होगा 31 जुलाई को की रात को भयंकर जो बादल फटने के कारण काफी। ठीक है हरिंदर, नजर बना के रखिए। हरिंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। जिस तरह से गाड़ियों को टो किया जाता है, अगर एक गाड़ी खराब हो जाती है, ऐसे ही हेलीकॉप्टर को जब इस तरह से ले जाया जाता है तो टोचन चेन के सहारे जोड़ा जाता है और यही जब टूटी बीच आसमान में तो ये नज़ारा देखने को मिला। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो रिपेयर वाला हेलीकॉप्टर ले जा रहा था MI-17 वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं। और आज की अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ, लखनऊ और मदुरई बेंगलुरु के बीच वंदे भारत की शुरुआत होगी। चेन्नई, नागरकोइल के बीच शुरू होगी वंदे भारत। देश को 3 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन के लिए तीनों स्टेशनों पर बड़ा मंच तैयार किया गया है। इस अवसर के लिए पूरे स्टेशन को सजाया गया है।
ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश में मेरठ से लखनऊ, कर्नाटक में मदुरै से बेंगलुरु और तमिलनाडु में चेन्नई से नागरकोइल के बीच चलेंगी। नई वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी। इससे यात्रा में समय की बचत होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक बिल पर जेपीसी की दूसरी बैठक में भी जमकर हंगामा हुआ है। पक्ष विपक्ष में कई बार टकराव हुआ। मुस्लिम संगठन ने कहा कि वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार विमर्श के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की दूसरी बैठक भी हंगामेदार रही। कल हुई इस मैराथन बैठक में बिल को लेकर बीजेपी और विपक्षी सांसदों के बीच जोरदार बहस हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में बीजेपी के सांसदों पर विपक्षी सांसदों को बार बार टोकने और बोलने नहीं देने का आरोप लगाया गया। बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बीच बैठक में तीखी बहस भी हुई। संजय सिंह ने बीजेपी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सत्ता हथियाने में लगी है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को कमजोर कर रहे हैं। जेपीसी की बैठक में असदुद्दीन ओवैसी और अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच भी तीखी बहस हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने आज बिल के विरोध में एक और लिखित नोट जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल को सौंपा है। मुस्लिम संगठन की तरफ से पेश हुए एक वकील को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा दोबारा बोलने से रोके जाने का विरोध करते हुए विपक्ष ने थोड़ी देर के लिए बैठक से वॉकआउट भी कर दिया। रेल हादसों पर दिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस ने गिरिराज सिंह को शर्मनाक बताते हुए एक्शन की मांग की है। विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति अगर इस तरह के उलूल जुलूल बयान दे तो मुझे लगता है कि नड्डा जी और मोदी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि में केवल हिंदू और मुसलमान ही रहता है। मोदी जी, आपका नारा तो सबका साथ सबका विकास है और इस तरह के उलूल जुलूल बयान आते हैं। क्या वो व्यक्ति मंत्रिमंडल में रहने लायक है कि नहीं है, मोदी जी तय कीजिए। देखिए, जो आदरणीय रेल मंत्री जी ने आशंका प्रकट की थी, जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की भी आशंका थी कि विविध रेल मार्गों पर बोल्डर्स रख के और बाधाएं खड़ी करके ट्रेनों को दुर्घटनाग्रस्त कराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वह पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी फरहतुल्लाह गोरी के बयान के बाद पुष्ट हो गया कि एक समुदाय विशेष के लोगों को आगे करके इस तरह की ट्रेन दुर्घटनाएं कराने का व्यापक षड्यंत्र रचा गया है। क्यों जो है 12 जुलाई 2006 को क्यों जो है मुंबई की ट्रेनों में बम फोड़ा गया था, कौन लोग थे वो? वही लोग ये भी करना चाह रहे हैं। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सियासी घमासान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के माफी मांगने पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। आइए सुनते हैं क्या कह रही है कांग्रेस और बीजेपी ने क्या जवाब दिया है। आप माफी मांग रहे हैं, आपको 4 दिन 5 दिन लगे माफी मांगने में भी। और दूसरी बात यह है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपके दिल में माफी नहीं है। आप केवल और केवल वोट के लिए, कहावत है ना कि वोट के लिए सब कुछ करेंगे, ये केवल वोट के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनको किसी धर्म से, महाराजा से, छत्रपति महाराज से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल और केवल वोट से लेना देना है। कोई अनबन वगैरह नहीं है। कल का जो अजीत पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कार्यक्रम किया, उसको आंदोलन नहीं कहा। एक प्रकार से उन्होंने उस घटना पर दुख व्यक्त किया, तो हमको सबको दुख है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी, अजीत दादा ने माफी मांगी, मैंने भी माफी मांगी, तो हम सभी को दुख है। अब दुख व्यक्त करने का अपना अपना तरीका है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मूर्ति गिरने पर पीएम मोदी ने माफी मांगी है। टीवी 9 से खास बातचीत में शिवसेना उद्धव गुट की नेता इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने अपॉलॉजी किया है, सॉरी बोला है कि जो मूर्ति गिरी है, आपका क्या प्रतिक्रिया?
वो माफ़ी मन से माफ़ी नहीं है, वो राजनीतिक माफ़ी है। वो जानते हैं महाराष्ट्र में किस तरीके का आक्रोश है, जिस तरीके से काम हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ। आज हर महाराष्ट्रवासी को आहत पहुंची है जो कृत्य काम हुआ है इनके हाथों से। 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया था। 8 महीने पहले अब पता चल रहा है किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचारी हुई है। ये पूरी सरकार जो है धोखे और खोखे वाली सरकार है। उन्होंने हमारे जो आराध्य देव हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ भी भ्रष्टाचार किया। अभी पता चल रहा है कि परमिशन थी 6 फीट की मूर्ति बनाने की, बना दी 35 फीट की। तो ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है इट वाज भ्रष्टाचार एट द हाईएस्ट पीक। और ये जो मूर्ति गिरी है वो सबके मन में आहत पहुंची है। प्रधानमंत्री की माफ़ी इज़ टू लिटिल टू लेट, और अब माफ़ी का समय भी नहीं रहा है। नो वन इज़ पार्डनिंग देम। सबके मन में यही आक्रोश है कि जो भ्रष्टाचार आराध्य देव पे कर सकते हैं, वो महाराष्ट्र वासियों के साथ कब धोखा दे सकते हैं, सब जानते हैं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका लग गया है। कांग्रेस विधायक जितेश अंतापुरकर बीजेपी में शामिल हो गए। कल ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस्तीफा सौंपा था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी खेल शुरू हो गया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस ने एक और जहां एक्शन लिया, पार्टी ने नांदेड़ जिले के डेंगलूर बिलोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक जितेश अंतापुरकर को निलंबित कर दिया। कांग्रेस से निलंबित होने के कुछ घंटे बाद जितेश अंतापुरकर बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व सीएम अशोक चौहान भी मौजूद रहे। जितेश अंतापुरकर को अशोक चौहान का करीबी माना जाता है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अंतापुरकर का स्वागत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया कि अंतापुरकर के आने से नांदेड़ जिले में बीजेपी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नांदेड़ की सीट पर बीजेपी की मामूली हार हुई है, लेकिन अब नांदेड़ जिले में हालात बदल गए हैं। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में नांदेड़ जिले में महायुति को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। सांबा बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। कश्मीरा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एनसी से आए सुरजीत सिंह को मिला है टिकट। कश्मीरा ने लेटर में सुरजीत को टिकट देने का विरोध किया। देखिए, यही वो लेटर है जिसमें अपना रेजिग्नेशन दिया गया है। कई बीजेपी नेताओं ने भी विरोध जताया है। कश्मीरा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सांबा से दरअसल किसी और को टिकट मिल जाने की वजह से कश्मीरा नाराज थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित भट्ट हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अंकित, कश्मीरा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, वजह ये कि उन्हें टिकट मिलना था लेकिन किसी और को टिकट दे दिया गया। देखिए, कश्मीरा सिंह ने इस्तीफा जो है वो दे दिया है। 40 साल तक कश्मीरा सिंह जो है वो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड रहे। उनका साफ तौर पे कहना है कि हाल ही में ही जो सुरजीत सिंह सलाथिया जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी में आते हैं, उनको इस इलाके से टिकट दी जाती है। उसी के बाद जो विरोध प्रदर्शन था इनका साफ तौर पे देखने को मिल रहा था और इन्होंने साफ तौर पे अध्यक्ष रविंदर रैना जो कि जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष है उनको अपना इस्तीफा सौंपा है। और साफ तौर पे जिस तरीके से कैंडिडेट्स की बीजेपी में लिस्ट आती हुई लगातार आ रही थी और उसके बाद जम्मू संभाग में खास तौर पे वो लोग जो है वो पार्टी से नाराज दिख रहे थे जो पुराने एसोसिएटेड थे बीजेपी के साथ। चाहे वो कटरा का इंसिडेंट हो, चाहे वो जम्मू में कई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की टिकटों को लेकर हो। और अब ताजा अपडेट ये है कि बीजेपी के जो सांबा से स्टेट प्रेसिडेंट है कश्मीरा सिंह। ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कश्मीरा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल एनसी से आए सुरजीत सिंह को टिकट मिला, इसी बात की नाराजगी थी। कांग्रेस ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एआईसीसी के सचिवों और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय संगठन को और मजबूत करने के लिए कई नए सचिवों और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की है। ये पदाधिकारी संबंधित राज्यों में पार्टी के महासचिवों एवं प्रभारियों के साथ काम करेंगे। लिस्ट में जिन अहम नामों को जगह मिली है उनमें
कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय में समन्वय की जिम्मेदारी निभा रहे प्रणव झा और गौरव पंधी को एआईसीसी सचिव बनाया गया है। पार्टी के संचार विभाग के तहत एआईसीसी सचिव की भूमिका निभा रहे विनीत पुनिया ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत शरद यादव की पुत्री सुभाषिनी यादव को भी सचिव नियुक्त किया गया है। आलोक शर्मा को पंजाब, परगट सिंह उत्तराखंड और कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव को राजस्थान के लिए सचिव नियुक्त किया गया है। इनके अलावा धीरज गुर्जर, प्रदीप नरवाल, राजेश तिवारी और तौकीर आलम पहले की तरह उत्तर प्रदेश में बतौर एआईसीसी सचिव काम करते रहेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य काजी निजामुद्दीन सचिव बने रहेंगे। हालांकि उन्हें राजस्थान की जगह महाराष्ट्र का सह प्रभारी बनाया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड सरकार चंपई सोरेन पर 6 महीने तक निगरानी रखी हुई थी। उन्होंने दावा किया है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस के मंत्रियों की भी जासूसी करवा रहे हैं। चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन जासूसी का मुद्दा गर्म है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चंपई सोरेन पर 6 महीने तक निगरानी रखी गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता को भी नहीं बख्शा। वो जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन के करीबी थे। आप बोल रहे जेएमएम बास का बीड है, तो अब चंपई सोरेन जी का पीछे आप जासूसी क्यों करवा रहा था? गुरुजी का फॉलोअर थे, गुरुजी का लेफ्टिनेंट थे। अगर आप अपना पिता का लेफ्टिनेंट का ऊपर आप जासूसी करवाएगा, क्या वो पार्टी बसेगा? हिमंता ने कहा कि जेएम और कांग्रेस के मंत्रियों के पीछे भी जासूस लगाया हुआ है। लगभग सारे मंत्री और एमएलए का पीछे जासूस लगा हुआ है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए साल चुनाव होने हैं। इसे लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अयोध्या में जमीन का सर्किल रेट बढ़ाए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रस्ताव को योगी सरकार का जमीन घोटाला बताया है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जमीन का सही मुआवजा न मिलना बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसकी वजह से वहां के लोग काफी नाराज थे। नाराजगी की वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान हुआ। अब योगी सरकार अयोध्या सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी में है। अयोध्या के डीएम ने जमीन का सर्किल रेट 50 से 200% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। फाइनल रेट लिस्ट 5 सितंबर के बाद जारी होगा। जमीन का सर्किल रेट बढ़ाए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। यूपी सरकार 7 साल बाद रेट बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसे में सियासत भी तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सर्किल रेट बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को योगी सरकार का जमीन घोटाला बताया है। अखिलेश ने इसी बहाने बीजेपी को भू जमीन पार्टी बता दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेताओं ने अयोध्या में सस्ते में जमीन खरीद लिए है। अयोध्या में साल 2017 से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या में जमीन के दाम आसमान छूने लगे हैं। एयरपोर्ट से लेकर नया रेलवे स्टेशन बन गया है। इसके अलावा बड़े बड़े होटल भी बन रहे हैं। देश विदेश के लोगों में अयोध्या में जमीन खरीदने को लेकर मारामारी मची है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को माला पहनाने को लेकर हुए विवाद में समाजवादी पार्टी समर्थक आपस में ही भिड़ गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। घटना समाजवादी पार्टी मुखिया के संसदीय क्षेत्र कन्नौज से सामने आई है, जहां अखिलेश छिपरा मऊ इलाके में एक पार्टी के कार्यकर्ता के घर गए थे। तस्वीर में दिख रहा है कि अखिलेश अपनी गाड़ी में बैठे हैं। तभी 2 कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, दोनों के बीच मारपीट हो गई। दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों के बीच अखिलेश यादव को माला पहनाने और मिलने को लेकर विवाद के बाद मारपीट हुई। दोनों लड़ते लड़ते अखिलेश की गाड़ी के सामने पहुंच गए। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने भी मामला शांत कराने की कोशिश की। वहां खड़े दूसरे कार्यकर्ताओं ने किसी तरह इस मामले को शांत कराया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और किसान आंदोलन 2.0 के 200 दिन पूरे होने पर आज किसान महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। फसलों की एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के आज 200 दिन पूरे हो गए हैं।
इस मौके पर किसानों की ओर से किसान महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दाता सिंह वाला, खन्नौरी और शंभू बॉर्डर पर यह महापंचायत संपन्न होगी। इस मौके पर पंजाब के साथ साथ हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचेंगे। किसानों को अपने साथ कम से कम 4 से 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और लंगर का इंतजाम करके आने के निर्देश दिए गए हैं। महापंचायत में किसान अपनी आगे की रणनीति भी तय करेंगे। दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर आयोजित महापंचायत में महिला पहलवान विनेश फोगाट और उनके पति सोमवीर राठी भी पहुंचेंगे। उन्हें यहां किसानों की ओर से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा की ओर से कहा गया है कि महापंचायत में आगे की रणनीति फाइनल की जाएगी। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब हलाल और हराम अब एक नया विवाद हो रहा है। इसे लेकर अब महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला आमने सामने हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पर सवाल करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हलाल और हराम चुनावों का दौर उनकी पार्टी ने शुरू किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घाटी में कोई तीसरी ताकत आगे आए। 87 में हलाल को हराम किसने बनाया है जमात के लिए, इलेक्शन को, या दूसरी जमातों के लिए या मफ के लिए? तो जब 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धांधलियां की इलेक्शन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई तीसरा फोर्स सामने आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ मिलाया। तो जब तीसरा फोर्स सामने आया मफ की शक्ल में, तो उन्होंने धांधलियां की, जिसकी वजह से जितनी भी और जमातें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती थी, उनके लिए उन्होंने इलेक्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर जमाते इस्लामी चुनाव लड़ना चाहती है तो ये अच्छी बात है, सरकार को उस पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए। और अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में रहने वाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वीडियो में एक गाड़ी चला रहा ये शख्स एक कथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम रजत दलाल है। इसके पास इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। ये शख्स अपनी कार और रफ्तार से नियम कायदे कानून को रौंद रहा है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये किस रफ्तार में गाड़ी चला रहा है। इस पर आरोप है कि इसने रफ्तार से गाड़ी चलाते समय एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद इसने गाड़ी रोककर बाइक सवार को उठाने के बजाय ये कह रहा है कि ये तो रोज होता है। जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब इस वीडियो की जांच की गई तो पुलिस ने बताया कि ये मामला 25 फरवरी का है। रजत दलाल ने इस वायरल वीडियो पर सफाई भी दी है। और अब बात बीजेपी सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत की। अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर कंगना एक बयान उनका खूब वायरल हो रहा है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी को अभी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसी को लेकर कंगना रनौत ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि देश की स्थिति पर हैरानी होती है। तो देखिए वीडियो जारी करके कंगना रनौत ने विरोध जताया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, देश की स्थिति पर हैरानी होती है, ये बयान दिया है कंगना रनौत ने और हमने देखा कि उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर के बहुत विरोध हो रहा है। जी, देश के जो हालात है उसको लेकर कंगना को भले हैरानी हो रही हो, लेकिन उनके इस बयान से शायद किसी को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कंगना ऐसे बयानों के लिए जानी जाती है। और हाल फिलहाल की अगर बात करें तो ये तीसरा उनका ऐसा बयान है। पहला उन्होंने बयान किसानों के आंदोलन को लेकर दिया था कि उसमें रेप और हत्याएं हो रही थी। दूसरा बयान उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर दिया था और तीसरा बयान उन्होंने सेंसर बोर्ड को लेकर दिया है। लेकिन बयान देते हुए साथ वो भूल गई है कि देश में अभी बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की वो सांसद है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कंगना का ये बयान भी बीजेपी और सरकार को असहज करने वाला है, क्योंकि कोई विपक्षी पार्टी की नेता ऐसा बोलती या कोई दूसरा फिल्म एक्टर बोलता तो समझ में आता है। लेकिन जाहिर तौर पे जो इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं कि संभव है कि कंगना ने अपनी जो फिल्म उनकी आने वाली इमरजेंसी उसको प्रचारित करने के लिए, उसको और कंट्रोवर्सी में लाने के लिए भले ऐसा बयान दिया हो, लेकिन जाहिर तौर पे जो उन्होंने भाषा के इस्तेमाल किए, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो उनकी अपनी ही सरकार को, उनकी अपनी ही पार्टी को असहज करने के लिए काफी है। बिल्कुल आनंद, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो किसान आंदोलन पर पहले बयान दिया था, विवादों में घिरी थी, और दूसरा ये बयान है जिसको लेकर के अब उनकी अपनी पार्टी की सरकार जो है वो सवालों के दायरे में आ सकती है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ कई जिलों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है।
तस्वीरें पोरबंदर से सामने आई हैं, जहां बारिश की वजह से भादर नदी के जल स्तर में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके बाद से ही पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पोरबंदर की सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। कच्छ के भुज में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते भारी जल भराव हो गया है। रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार से पानी भरने लगा, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तूफान की चेतावनी को लेकर प्रशासन पहले से ही लोगों को रेस्क्यू करने में जुट रहे हैं। तूफान के चलते कई पेड़ टूट कर गिर गए हैं। गुजरात के द्वारका में भी बाढ़ से हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। तो यहाँ पे बहुत से लोग फंसे हुए हैं और आप समझ सकते हैं कि आर्मी के जवान जो यहाँ पे आए हैं तो उनकी वजह से ये लोग बच पाए हैं। और यहाँ पर लगातार जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तो इन लोगों को बचा तो लिया गया है, लेकिन अभी तूफान आना बाकी है और तूफान की वजह से परिस्थिति और खराब हो सकती हैं। और खराब मौसम के बीच जारी हिमाचल प्रदेश की मणि महेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने यात्रियों की मदद के निर्देश भी दिए। हिमाचल प्रदेश के चंबा से सामने आई ये तस्वीरें मशहूर मणि महेश यात्रा की है, जहां श्रद्धालु बारिश खराब मौसम के बीच यात्रा कर रहे हैं। बारिश की वजह से रावी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और नदी का बहाव भी काफी तेज है, लेकिन श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर रावी नदी को पार कर रहे हैं। हालात को देखते हुए चंबा के उपायुक्त ने जिला प्रशासन और PWD की टीम के साथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और यात्रियों की हर संभव मदद के निर्देश भी दिए। जो भी हमारे ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो यात्री हैं उनके साथ कोई दुर्घटना होने की संभावना है या कहीं पे शूटिंग स्टोन्स की प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी करवाया जा सकता है यात्रा के दौरान, उसके लिए जो है वो ADM साहब को और SDO PWD को डायरेक्शंस दिए गए। प्रशासन ने यात्रियों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील करते हुए कहा है कि यात्री अपने साथ बारिश से बचने के लिए रेनकोट, पीने का पानी और थोड़ा खाने का सामान जरूर रखें, जिससे जरूरत के समय इनका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं चक्रवाती तूफान असना इलाके पर बिना कोई असर डाले ओमान की तरफ बढ़ गया है, जिसके बाद स्थानीय लोग और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। गुजरात के कच्छ तट पर दिन में बना चक्रवाती तूफान असना इलाके पर बिना कोई असर डाले अरब सागर में ओमान की ओर बढ़ गया, जबकि मौसम विभाग ने पहले कहा था कि क्षेत्र के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके बाद अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कदम भी उठाए। तेज हवा और बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से हालात ठीक होने तक घरों में रहने की अपील की है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया हुआ है उनको तंत्र द्वारा पूरा जो है फैसिलिटी देने में आ रहा है, उनके खाने के खास ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ में पुलिस द्वारा हर इलाके में जहाँ पे जो लोग विजिट कर सकते हैं और जो उनकी सेफ्टी में इश्यूज हो सकते हैं वहाँ पे पुलिस द्वारा बंदोबस्त रखा हुआ है। होमगार्ड, GRD सभी का बंदोबस्त है वहाँ पे उन जगहों पे, ताकि कोई भी जो है जान माल का नुकसान नहीं हो। और अभी हम सभी लोगों को अपील कर रहे हैं कि लगभग जो है 1-2 दिन में स्थिति नॉर्मल हो, उसके बाद ही जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलें और कहीं पे भी जो है किसी को नुकसान नहीं हो। यूपी का बहराइच इन दिनों भेड़ियों के आतंक की वजह से सुर्खियों में है। गांव वालों के बीच भेड़ियों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश पिछले कई दिनों से की जा रही है। गांव में तलाशी की जा रही है। पुलिस और वन विभाग की टीम ड्रोन के जरिए उन इलाकों की निगरानी कर रही है जहां भेड़ियों को देखा गया था। रात के समय निगरानी के लिए इंफ्रारेड ड्रोन की मदद ली जा रही है। जिन गाँव में भेड़ियों की दहशत है उन गाँव में पंचायत, विकास, पुलिस, राजस्व और वन विभाग समेत कई अधिकारी और कर्मचारी दिन रात गश्त कर रहे हैं। हम जो है पकड़ भी रहे हैं। 6 भेड़िए देखे गए थे थर्मल ड्रोन में, तो 4 पकड़ लिए हैं और 2 ही बाकी हैं, उनको भी हम पकड़ लेंगे और धीरे धीरे भय कम हो रहा है। भेड़ियों की दहशत के चलते कई गाँव में लोग सो नहीं पाए हैं, जिसके चलते रात में पटाखे जलाकर भेड़ियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। करीब 50 दिन में इन आदमखोर भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के ठाणे के मीरा भाईंदर में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही।
मारपीट और चीख पुकार की तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे के मीरा भाईदर इलाके की है। यहाँ बीजेपी जिला सचिव राजन पांडे पर जानलेवा हमला हुआ। दिन दहाड़े घटना के चलते इलाके में हड़कंप मच गया। राजन पांडे पर हमला करने वाले शख्स का नाम विनोद राजभर बताया जा रहा है। राजन और राजभर एक दूसरे से परिचित बताए जा रहे, लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर 2 दिनों से विवाद चल रहा था। विवाद के चलते दोनों में कहासुनी हुई। पहले भी विनोद राजभर ने राजन को भाईदर वेस्ट आने को कहा था। राजभर की बातों में आकर राजन भाईदर वेस्ट चला गया, जहां पर पहले से ही तैयार बैठे विनोद राजभर ने राजन पांडे पर चाकू से हमला कर दिया। राजभर ने पांडे के गले और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए। इस दौरान बीच बचाव करने आया शख्स भी घायल हो गया। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। भाईदर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले के आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। मुंबई के घाटकोपर में कैब ड्राइवर से मारपीट का मामला। मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ड्राइवर कायमुद्दीन कुरैशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। कार से कैब टकराने के बाद ड्राइवर से मारपीट की गई थी। मारपीट का ये वीडियो मुंबई के घाटकोपर इलाके के एक सोसाइटी का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कार गेट से अंदर घुसती है, उसके पीछे दूसरी कार आती है। दूसरी कार से आगे वाली कार में टक्कर लग जाती है। पहली कार में सवार ऋषभ बाहर निकलता है और ओला ड्राइवर को गाड़ी से खींचकर पिटाई शुरू कर देता है। इसके बाद यहाँ हंगामा शुरू हो जाता है। तभी ऋषभ ओला ड्राइवर मेउद्दीन को उठाकर जमीन पर पटक देता है। जब ये लड़ाई हो रही थी तब वहाँ काफी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने जमीन पर पड़े ओला ड्राइवर की मदद नहीं की। ऋषभ बार बार उसे पीटता रहा, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया। ये पूरी वारदात सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि ये वीडियो 19 अगस्त का है। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने जानकारी दी है कि ड्राइवर को गंभीर हालत में जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत ठीक है। वहीं आरोपी दंपति के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी दंपति मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले हैं। और अब खबर यूपी के जालौन से, जहां एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी गई। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जालौन की है। यहाँ एक शख्स की दबंगई के आगे लोगों की जुबान पर ताला लगा हुआ है। दबंग बीच सड़क पर एक ई रिक्शा चालक की पिटाई कर रहे हैं, जमीन पर घसीट रहे हैं, लेकिन तमाशाबीन बने लोग सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। यहाँ भीड़ तो जुटी है, लेकिन कोई मददगार नहीं है। दबंग ई रिक्शा चालक की पिटाई कर रहे हैं। सड़क से काफी लोग आ जा रहे हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही है कि दबंग के चंगुल से इस ई रिक्शा चालक को बचा सके। इस दबंग से कोई भी उलझने की साहस नहीं कर पा रहा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिटाई के बाद ई रिक्शा चालक बेसुध होकर जमीन पर गिरा है। ये दबंग उसे घसीटते हुए ले जाता है। बताया जा रहा है कि पहले तो ई रिक्शा ड्राइवर को इसने खूब पीटा। जब वो बेहोश हो गया तो उसे सड़क किनारे फेंक दिया। ये वीडियो उरई कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर चौराहे की है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर क्या गलती थी जिसकी ये सजा दी गई। यूपी के मुरादाबाद में एक मुस्लिम युवती के हिंदू लड़के से बात करने पर कुछ मुस्लिम युवक नाराज हो गए और उन्होंने लड़की के साथ बदसलूकी की है, जिसके खिलाफ पीड़ित लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने मुझे रोका, मुझसे कहा कि ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, मुसलमान के लड़के कम पड़ गए हैं जो हिंदू लड़कों से बात करती फिर रही हो। ये आरोप है इस पीड़ित युवती का, जिसके मुताबिक जब ये पीड़ित लड़की शाम के समय दफ्तर से लौट रही थी तब मोहल्ले के कुछ मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के से बात करने पर बदसलूकी की। तुम बहुत बदतमीज लड़की हो, तुम्हारा यही धंधा है। उन्होंने ये बात बोली मुझसे। उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, मेरा बुरखा इधर उधर करा। उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, उन्होंने मुझसे बहुत ही ज्यादा। 2 लड़कों ने पीड़िता को उन लड़कों के चंगुल से बचाया। पीड़ित युवती ने युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है और पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वो अज्ञात तहरीर मिली थी, तो उसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसके बारे में छानबीन की जा रही है और आसपास के फुटेज देखे जा रहे हैं। जो भी होगा और जो भी साक्ष्य हमें इन्वेस्टिगेशन में मिलेगा उसके हिसाब से इसका निसाब करेंगे। खबर बिहार से है। बिहार के मधुबनी में पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
तस्वीरें बिहार के मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम की है, जहां ग्रामीण सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही मधेपुर थाने की पुलिस टीम प्रदर्शन स्थल पर पहुंची, भीड़ ने पुलिसकर्मियों को खदेड़ कर पीटना शुरू कर दिया। रहुआ संग्राम गांव के एक शख्स का 15 अगस्त को शव मिला था, जिसको लेकर ग्रामीण नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। 2 दिनों तक धरने के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इसी दौरान जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। मधेपुर थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी हमले में घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों ने मधेपुर PMCH में इलाज कराया। रहुआ संग्राम गांव निवासी मजदूर दिनेश कामत उर्फ दल्लू का 15 अगस्त को मधेपुर थाना क्षेत्र में शव मिला था, जिसके हत्या मामले के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गाँव के लोग पुलिस के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिनों तक लगातार धरना देने के बाद शुक्रवार को ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद ये हालात बन गए। राजस्थान की जयपुर पुलिस ने 14 महीने पहले किडनैप हुए 11 महीने के बच्चे को बरामद कर लिया है। ये बच्चा जिस आदमी से बिछड़ने पर बिलख कर रो रहा है, वो उसका किडनैपर है। बच्चे की यह हरकत देखकर थाने पर मौजूद पुलिसकर्मी उस वक्त हैरान रह गए। मामला जयपुर का है, जहां बच्चे को अगवा करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। अपहरण के बाद आरोपी 14 महीने तक बच्चे के साथ साधु बनकर पुलिस से छुपता रहा। आरोपी साधु के भेष में बच्चे को लेकर कभी वृंदावन तो कभी मथुरा तो कभी अलीगढ़ के पास भटकता रहा। 7-8 किलोमीटर तक ये डायरेक्शन में चलते रहे। तब खेतों में जाकर के इस बच्चे को पैदल ही लेके भागता जा रहा था, तो हमारी टीम ने उसको पकड़ लिया। वहाँ पास में पुलिस चौकी थी, तो पुलिस चौकी में ले जाके बिठाया और उसके बाद में इन्होंने हमारे को सूचना दी। तत्पश्चात उसको डिटेन करके और उसी दिन रात को रवाना होकर के और जयपुर लेकर के आ गए। मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी यूपी पुलिस की स्पेशल सेल का सिपाही है और उसका बच्चे की मां के साथ प्रेम संबंध। फिलहाल आरोपी पुलिस की रिमांड पर है।